आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग एलिमेंट सामने आ रहे हैं और अब उत्तर प्रदेश में ऐसा लग रहा है कि करहल वर्सेस गोरखपुर ये पूरी लड़ाई हो गई है, क्योंकि मुलायम सिंह यादव के संसदीय क्षेत्र मैनपुरी की करहल सीट से ही अखिलेश ने चुनाव लड़ने का ऐलान एक तरीके से कर दिया। अखिलेश के करहल से चुनाव लड़ने की खबर सामने आने के बाद मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट यूपी ही नहीं पूरी देश की राजनीति में हॉट सीट बन गई है। अखिलेश ने आजमगढ़ और संभल को छोड़कर करहल ही आखिर क्यों चुना? सियासी गलियारों में इस बात को लेकर भी चर्चा है। दरअसल मैनपुरी, इटावा, फर्रुखाबाद और सैफई एसपी का गढ़ माना जाता है। सियासी आंकड़ों पर बात करें तो करहल में अभी तक एसपी का ही कब्जा रहा है। यहां से केवल एक बार ही बीजेपी ने जीत दर्ज की है। सीएम योगी की तरह अपने ही गढ़ में चुनाव लड़ने का फैसला अखिलेश यादव ने किया है। करहल से ताल ठोकने के बाद अखिलेश को इस सीट पर ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और पूरे प्रदेश के चुनाव पर आसानी से नजर रख भी सकेंगे। उधर सीएम योगी गोरखपुर से इसी वजह से चुनावी मैदान में हैं। दोनों ही दिग्गजों को अपनी सीट पर समय नहीं देना होगा, साथ ही जीत भी आसानी से तय हो जाएगी। लेकिन फिर भी सियासी गलियारों में बयानबाजी भी हो रही है, चर्चाएं भी तेज हैं। हालांकि जिसका इंतजार था वो बात खत्म हुई। अखिलेश यादव ने ये तय कर लिया है कि करहल से वो अपनी किस्मत आजमाएंगे विधानसभा चुनाव में। उधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर शहर से चुनाव लड़ने वाले हैं। अब ऐसे में ये दो धुर विरोधी एक दूसरे को टक्कर देने के लिए तैयार हैं। जनता किसका साथ देगी, किसको साथ रखेगी, 10 मार्च को इसका फैसला हो जाएगा और 10 मार्च को इसका इंतजार उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरी देश की जनता को है। दावे अलग अलग किए जा रहे हैं, वादे भी अलग अलग हैं। दोनों बड़े नेताओं को सुने आप। हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और संसदीय बोर्ड का, जिन्होंने मुझे गोरखपुर से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनाया है। गोरखपुर की जनता जनार्दन और कार्यकर्ताओं के सहयोग से, अपने सभी वर्तमान और पूर्व जनप्रतिनिधि और पदाधिकारियों के सहयोग से भारतीय जनता पार्टी न केवल गोरखपुर में बल्कि पूरे प्रदेश के अंदर आज पहली सूची भारतीय जनता पार्टी की फर्स्ट और सेकंड फेज के चुनाव की जारी हुई है। प्रचंड बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी बनाएगी, यह आप सबको देखने को प्राप्त होगा। पार्टी तय करेगी कहां चुनाव लड़े, लेकिन क्योंकि समाजवादी पार्टी आगे है, समाजवादी पार्टी आगे है तो आगे ही रहेंगे। हम भी हम आगे रहेंगे। तो क्या इशारों में अखिलेश यादव ने आगे हैं से ये बता दिया था कि वो कहां से चुनाव लड़ने वाले हैं? बस नाम डिक्लेयर करने का यानी कि करहल का इंतजार किया जा रहा था, क्योंकि गोरखपुर बाद के चरणों में आएगा और करहल पर पहले विधानसभा चुनाव में वोटिंग होगी। हमारे साथ गेस्ट जुड़ गए हैं। प्रशांत वशिष्ठ हमारे साथ हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। डॉक्टर हिलाल अहमद नकवी हैं, कांग्रेस के लीडर। नासिर सलीम हमारे साथ होंगे, समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे। दानिश कुरैशी साहब राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़े हुए हैं। राज बिहारी जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत। और सबसे पहले नासिर सलीम जी, आप ही को पहले तो मैं बधाई भी दूंगी। अखिलेश यादव करहल से विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमाएंगे और इसी बात का इंतजार पूरे उत्तर प्रदेश को था कि जो उत्तर प्रदेश में 2 बड़े चेहरे हैं, 2 धुर विरोधी हैं, वो कहां से अपनी किस्मत आजमाएंगे। तो जीत सुनिश्चित मान रहे हैं अखिलेश यादव? आदाब रचना जी। देखिए, सबसे पहली चीज तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बधाई दी हमें। जहां तक पार्टी का सवाल है, देखिए पार्टी इस चर्चे में थी कि अखिलेश जी कहां से खड़े हों। आपने बिल्कुल सही बात बोली रचना जी, इसलिए मैं आपको बहुत ईमानदार पत्रकार मानता हूं और आपने ये सही बात बोली। देखिए, समाजवादी पार्टी में नेशनल प्रेसिडेंट और राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे जो अखिलेश यादव हैं, इनके शोल्डर्स पे बहुत बड़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। मैं आपको बता दूं, जैसे कि दूसरे जो बड़े बड़े नेताओं के दूसरे दल में है, मगर हमारे दल में एक खास करके ये है कि अखिलेश जी सब कुछ देखते हैं। एक सीईओ के तौर से वो हर चीज पर उनकी नजर रहती है और स्टार प्रचारक भी हैं पार्टी के और उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा पूरे उत्तर प्रदेश में। तो मैं तो सबसे पहले ये बोलूंगा कि उनका जो असेंबली या कंस्टिट्यूएंसी है वो पूरा उत्तर प्रदेश। अब उसमें चर्चा ये हो रही थी कि अखिलेश जो है काम भी अच्छा करे, मतलब
चुनावी के जो एक प्रक्रिया रहती है, चुनाव से पहले उसमें स्टार प्रचारक के नेतृत्व में और साथ साथ में टिकट डिस्ट्रीब्यूशन, साथ साथ में जो एक सीट वहां से खड़े हो जहां पे उनका गढ़ है, जिसमें कोई हम लोग मना नहीं करूंगा आपको। और दूसरी चीज, जहां पे उनको जनता का बहुत सपोर्ट और प्यार मिला है। तो समाजवादी पार्टी ने उनको ये सलाह दी कि आप सर यहाँ से खड़े हो। और क्योंकि मैं आपको ये भी बता दूं रचना जी कि उनको कई जगह से प्रस्ताव है, आजमगढ़ से आया और मैनपुरी से आई, कई जगहों से आई, और उन्होंने सोच समझ के बोला कि नहीं ठीक है, अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी ज्यादा है और जनता का प्यार इतना ज्यादा है तो हम यहीं से लड़ेंगे। और अच्छा नासिर सलीम जी, एक बात का जवाब आप दे दें। जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर चर्चाएं थी कि अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे, डिक्लेयर हुआ गोरखपुर शहर से चुनाव लड़ेंगे, तो आप ही के नेता तंज करते हुए नजर आ रहे थे, कह रहे थे कि अयोध्या को लेकर कंफर्मेशन था नहीं क्या, कॉन्फिडेंस था नहीं क्या, जो गोरखपुर को चुन लिया। फिर आपने भी तो वही किया। देखिए, मैं आपको बता दूं रचना जी, अंतर क्या था। अखिलेश जी ने अपने मुंह से कभी कुछ नहीं कहा, उन्होंने कहा भाई हमसे सलाह कर रहे हैं लोग, पूछ रहे हैं, हमें बताई जा रही है चीजें। मगर जो मुख्यमंत्री बाबा जी जो है, उन्होंने क्या बोला, उन्होंने ये बोला, सॉरी आवाज आ रही है आपको रचना जी? जी आवाज आ रही है आपकी जी। उन्होंने ये बोला कि भाई पहले तो हम अयोध्या से लड़ाई, उन्होंने खुद कहा, कहीं मथुरा का भी सुनने में नाम आया, तो अखिलेश जी ने तो नाम बोला ही नहीं। उन्होंने तो ये बोला कि भाई चर्चा में है, मैं चुनाव लड़ूंगा। और जैसे पार्टी बोलेगी, पार्टी हाईकमांड और जो पूरी कमेटी है वो बताएगी, मैं वहां से लड़ूंगा। ऐसा ही तो होता है ना नासिर जी, ऐसा ही तो होता है ना। देखिए, अब ऐसा ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा कि जहां से पार्टी चाहेगी वहां से मैं चुनाव लड़ूंगा। यही बात अखिलेश यादव भी कह रहे हैं। ये ठीक उसी तरीके से हम देखें ना कि दूसरों की जय से पहले खुद की जय करें, और अब जो ठीक भी है, जो सेफ सीट लगती है उसी पर अब उतरते हैं और उसी से चुनाव जीतने का जहां कॉन्फिडेंस रहता है तो फिर चुनाव में अलग सी जान आ जाया करती है। नासिर जी, आप बोल लीजिएगा आगे, अगर आप छोटा सा रिएक्शन देना चाहें तो देने। मैं प्रशांत जी से पूछना चाहूंगी। सेफ सीट का मुद्दा नहीं है रचना जी। जहां तक हमारी पार्टी का सवाल है, मैंने आपको वही बताया और मैंने स्पष्ट किया, सेफ सीट तो देखिए कोई सीट नहीं होती सेफ सीट। और मैं ये बाबा मुख्यमंत्री जी के बारे में भी ये बोलूंगा, उनके लिए भी कोई सीट सेफ नहीं है। पॉइंट ये है कि आप वहां से लड़ेंगे जहां से आपको जनता का प्यार मिलता है। वही तो मैं कह रही हूँ, जनता का प्यार, जनता का विश्वास, जहां से साथ मिलेगा, जहां से पार्टी इशारा करेगी, जहां से सीट फाइनलाइज होगी, वहीं से चुनाव लड़ा जाता है। यही अखिलेश यादव के साथ भी हुआ, यही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ भी हुआ। प्रशांत वशिष्ठ जी, अब तो कांटे की टक्कर है, दोनों पार्टियां अपने अपने तरीके से चुनावी मैदान में हैं, लेकिन 2 सीट ऐसी सीट चुनी गई हैं जो सेफ हैं, जहां से जीत निश्चित है। मैं जनता की तरफ से ये कहना चाहता हूं कि जनता आज गाना गा रही है, हम भूल गए वो हर बात, सपा तेरा राज नहीं भूले। कैराना को आज भी याद है वो पलायन का दर्द, वो नाहिद हसन का खौफ और समाजवादी पार्टी सरकार का भेदभाव। जनता को याद है कि समाजवादी पार्टी का मूल चरित्र ही लोकतंत्र की हत्या है, अपराध है और वंशवाद है। आज उनके मुंह से लोकतंत्र की और विकास की जो बातें हैं वो हास्यास्पद लगती हैं। नए उत्तर प्रदेश की जनता पलायन नहीं, प्रगति चाहती है और दंगा मुक्त प्रदेश चाहती है, सपा मुक्त प्रदेश चाहती है। अखिलेश यादव जी जहां चाहें वहां से लड़ें, जनता चुनाव हराएगी, क्योंकि जनता को बिजली चाहिए, सड़कें चाहिए, शौचालय चाहिए, फ्री गैस कनेक्शन चाहिए, फ्री विद्युत कनेक्शन चाहिए और विकास चाहिए, ना कि अपराधी जो सपा की सत्ता के संरक्षण में चलते थे वो अपराध और माफियाओं का गुंडाराज नहीं चाहिए। क्योंकि आपने कहा, आप ही के अंदाज में पूछ लेती हूँ, आपने कहा हम भूल गए रे हर बात, तेरा राज नहीं भूले, तो मैं पूछूंगी आपसे, क्या चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता याद रखेगी कोरोना काल में उनकी जेब किस तरीके से कटी है, कोरोना काल में अस्पतालों का हाल क्या था, कोरोना काल में बेरोजगारी कितनी ज्यादा चरम पर हो गई है, और कोरोना काल में महंगाई के आंसू बहुत रोए हैं उत्तर प्रदेश ने। देखिए, कोरोना काल को भी जनता अगर याद की तो कोरोना काल के भी उत्कृष्ट प्रबंधन भारतीय जनता पार्टी को वोट देने का काम करेगी। आज बात आप ये जो कोरोना था ये पूरी प्रकोप है, कोई भारतीय जनता पार्टी का उत्पन्न किया हुआ कोई
एजेंडा नहीं था, ईश्वरीय प्रकोप था, जिसको प्रबंधन करने में माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने स्वयं बीमार होते हुए भी कोई कमी नहीं छोड़ी, जिसके पूरे विश्व ने तारीफ की। आज कोरोना काल के प्रबंधन पर भी अगर जनता वोट करना चाहेगी तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को चुनेगी कि सबसे बड़ा प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से होने के बाद भी आज भी यहाँ कोरोना सबसे कम है। देखिए, इस बात से तो इनकार हो नहीं सकता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कोरोना पॉजिटिव हुए थे, अखिलेश यादव भी कोरोना पॉजिटिव हुए थे, लेकिन मुख्यमंत्री जैसे ही रिकवर हुए वो प्रदेश के अलग अलग जिलों में एक ही दिन में 2-2, 3-3 जिलों में दौरा कर रहे थे, ये सुनिश्चित कर रहे थे कि कोरोना से निपटने के इंतजाम क्या हैं। जो बात है वो है, जो बात अब सवालों में होती है उसको लेकर सवाल भी किया जाता है। डॉक्टर हिलाल अहमद नकवी, चूंकि प्रियंका गांधी ने ये नारा दिया, लड़की हूं लड़ सकती हूं, प्रियंका मौर्य क्यों छोड़कर चली गई पार्टी? और प्रियंका मौर्य तो वो लेडी हैं जो सामने आ गई, न जाने और ऐसी कितनी महिलाएं होंगी जो कह रही हैं हमें तो ठगा गया, धोखा कर दिया प्रियंका गांधी ने। देखिए, प्रियंका मौर्य जी को आप कैसे जानते? आपके पास उनके बारे में जो भी जानकारी वो किस तरह से, जब वो कांग्रेस के लड़की वो लड़ सकती हो कि पोस्टर दिखाई, उससे पहले तो प्रियंका मौर्य जी को कोई नहीं जानता, वो कोई पॉलिटिकल फिगर नहीं थी। नहीं, मैं उन्हें पर्सनली नहीं जानती। करीब 20 मिनट तक इंटरव्यू हुआ है उनका, कल पूछा था उनसे कि आपने क्यों कांग्रेस छोड़ दी, क्यों बीजेपी में जाना चाहती हैं, वहां क्या क्या हुआ था, सब बताया उन्होंने, इसीलिए मैं सवाल आपसे कर रही हूँ। जी रचना जी, हमको अगर आप थोड़ा सा वक्त दे दें, हम अपनी बात। जी बिल्कुल बोलें। तो प्रियंका मौर्य जी को आज की तारीख में आपके चैनल पे पहुंचने का, भारतीय जनता पार्टी को बुलाने के लिए जो कोशिश करती, ये सारा मौका तब मिला जब वो कांग्रेस ने उनको जो है वो अपने पोस्टर के ऊपर लड़की को लड़ सकती है जगह। अब अगर किसी को भी हम पोस्टर पे जगह देते हैं, वहां के 5-7 लड़कियां थी, क्या हम उन सबके लिए टिकट देने का भी ऊपर वो होगा कि नहीं अब आपको टिकट? ऐसा तो कहीं कहीं भी नहीं है कि अगर कोई भी जो है हमारे पोस्टर पे दिखाए तो उसको टिकट भी देंगे, उसको लड़वाएंगे भी जरूर। प्रियंका मौर्य जी का कुल राजनीतिक जीवन कब से, जब से वो पोस्टर पर दिखाई दी है, उससे पहले उनका कोई राजनीति। ऐसे में हम उनको टिकट देते और वहां से जितनी भी वोट आ रही है वो भी साफ बता रही है कि वहां पर जो हमारा जीतने वाला प्रत्याशी वो कोई दूसरा है, हमने उसको टिकट दिया है। अब इसके बाद प्रियंका मौर्य जी जो है, या जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज है जहां के ऊपर आपने देखा होगा, आप लड़की क्या बात करती है, काफी आदमी लोग जो है वो चाहे वो बीजेपी। आप ही की बात से एक सवाल है मेरा एक सवाल है आपसे। आप कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा अगर अनुभव, हाँ आप अपनी बात पूरी कीजिएगा, बस एक सवाल मैं ऐड कर दूं इसमें। आप कह रहे हैं प्रियंका मौर्य को उस तरीके से राजनीति का अनुभव था नहीं। मेरे जानने में ऐसे कई लोग हैं जिन्हें कोई अनुभव, जीरो एक्सपीरियंस था, लेकिन उन्हें टिकट दे दिया गया। अब जो धरातल पर जाकर काम करेंगे, जो वाकई चुनाव की तैयारियों में लगे हुए थे, उन्हें आपने साइडलाइन कर दिया, दूसरे लोगों को टिकट दे दिया, असंतोष तो पैदा होगा ही। आने वाले चुनावों को देखते हुए आप अलग चैलेंजेस से जूझेंगे। सिलेक्शन गलत हुआ क्या प्रियंका गांधी से? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखिए, आपने जो सवाल किया है ये वो समस्या है जिसको कि हर पॉलिटिकल पार्टी वेलकम करना चाहती है। ये भी कोई बात हुई कि हम टिकट मार दें और कोई नाराज भी ना हो। टिकट मांगने वालों की इतनी भी लाइन ना हो, इतनी भी कतार ना हो कि उनको जो अगर टिकट ना मिले तो वो मायूस ना हो। हमारे पास इतने भी टिकट मांगने वाले ना हो जो मजबूत वहां के पर दावेदारी करते हो। टिकट तो एक कोई मिलेगा उस जगह से, सबको तो नहीं दिया जा सकता है, और वो कुछ बोले भी ना। देखिए, यही डेमोक्रेसी और यही किसी पॉलिटिकल पार्टी की ताकत है। आपके यहाँ टिकट मांगने वाले अगर 10, 15, 20, 25 हैं, उसके अंदर 4-6 ऐसे हैं जो कि बहुत मजबूत दावेदारी रखते हैं, टिकट एक को दिया जाएगा तो बाकी 2-3 लोगों को बुरा लगेगा। और ये इंटरनल पॉलिटिकल जो डेमोक्रेसी होती है उसमें होता है कि हम अपने राजनीतिक दलों से जो है शिकायत जाकर के करते हैं, हम सड़क के ऊपर खड़े होकर रुदाली नहीं करते। ठीक है, क्या हम कांग्रेस के प्रवक्ता आज से नहीं, बहुत लंबे अरसे से हैं। हमारे भी टिकट मांगने की इच्छाएं हैं, हम भी कहीं से लड़ना चाहते हैं, नहीं मिलता ठीक है। हाँ। ये पार्टी का है, हमको जो कहना होता है हम पार्टी के अंदर कहेंगे। देखिए, जो लेकिन अगर हम पार्टी को छोड़ करके हम बाहर निकल करके, की मारामारी है ना, इसको लेकर अभी इसी तरीके का घमासान हर पार्टी में लगभग देखने को मिलेगा। जैसे जैसे डेट्स नजदीक आएंगी, ये हर पार्टी का हाल है, कोई पार्टी से अछूती है नहीं। दानिश कुरैशी साहब, दल बदल पॉलिटिक्स भी हमने देख ली, हमने टिकटों की मारामारी भी देख ली, असल मुद्दे कहीं खो नहीं गए हैं उत्तर प्रदेश चुनाव से?
बिल्कुल यकीनन ये बात तो बिल्कुल सच है और मैं हमेशा से ही कहता आया हूं कि दरअसल हो ये रहा है कि सांप्रदायिकता की राजनीति, 1 by 1 की राजनीति, कि भाई अखिलेश करहल से लड़ेंगे और बाबा गोरखपुर से लड़ेंगे, ये सारी राजनीति नहीं है। दरअसल इस चुनाव में होना चाहिए था कि अवाम के जो मुद्दे हैं उनको कहीं ना कहीं जगह मिलती, उन पर बात होती, दोनों पार्टियां बात करती। मैं तो ये समझ रहा था कि अखिलेश जी चैलेंज कर देंगे बाबा को कि भाई उत्तर प्रदेश की जो समस्या है आइए हम पब्लिक के बीच में बैठ के चर्चा कर देंगे, लेकिन देखिए अखिलेश भी बहुत चालाकी से भाग रहे हैं जगह छोड़कर। बाबा तो चले गए गोरखपुर और अखिलेश जी जो हैं वो अब करल से लड़ेंगे। करल में आप देखिए कि नेताजी जो हैं उनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी है एमपी की, तो वहां वो मुझे लगता है कि थोड़ा सिक्योर महसूस कर रहे हैं। तो अब जब पार्टी के इतने बड़े बड़े नेता सिक्योर सीट पे लड़ने की बात कर रहे हैं तो कहां से मतलब आवाम ये समझेगी कि भाई लोकप्रियता है, चाहे गोरखपुर हो चाहे करहल हो। तो एक तो हो गई ये बात। दूसरे हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता जो कह रहे थे कि टिकट नहीं मिलेगी तो जाएगी, कांग्रेस की सबसे बड़ी बदनसीबी जो है वो ये है कि उनके पास अपनी कोई आइडियोलॉजी नहीं है। उनका कॉन्स्टिट्यूशन तो सेक्युलर है लेकिन सेक्युलरिज्म में उनका कोई कुछ बचा नहीं है। देखिए होना ये चाहिए कि किसी भी पार्टी में हेल्दी कंपटीशन होता है टिकट के लिए, सारी पार्टियों में होगी, थोड़ी राजगी होगी, थोड़ी नाराजगी होगी। रेयर केस में मतलब बहुत ज्यादा अति महत्वाकांक्षी लोग होते हैं वो इस तरीके का करते हैं, लेकिन कांग्रेस की यहाँ हर कॉन्स्टिट्यूंसी में ये हाल है। तो प्रॉब्लम इनका ये है कि इन्होंने अपनी आइडियोलॉजी डेवलप नहीं की, ये सारा आउटसोर्स कर चुके हैं। इनको सेक्युलरिज्म के नाम पे सारा इन्होंने सिविल सोसाइटी को और जितने भी लेफ्ट पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन पे उनकी डिपेंडेंसी हो गई है, इनका अपना कुछ नहीं बचा। तो होता ये जब आइडियोलॉजिकल आदमी जुड़ा नहीं होता ना तो फिर वो तकवादी हो जाता है और जब भी वक्त मिलता है वो निकल जाता है, जिसको बहुत चालाकी से डेमोक्रेसी का नाम देते हैं। अब तीसरे और आखिरी नंबर की बात मैं करूं तो उत्तर प्रदेश की आवाम को इन 5 सालों में क्या तकलीफ हुई बात उस पर होनी चाहिए, और आने वाले 5 साल के लिए ब्लूप्रिंट क्या है, नई सरकार जो भी आएगी, अगर बाबा दावा करते हैं तो वो भी बात ही नहीं हो रही है। दुर्भाग्य बिल्कुल एग्जैक्टली बात इसी पे, क्योंकि चुनाव में आवाम की बात होनी चाहिए, ना कि ये बात हो कि भाई क्या बोलते हैं बबुआ कहां से लड़ेंगे या बाबा कहां से लड़ेंगे। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि भ्रष्टाचार में दोनों पक्ष और विपक्ष लिप्त है, ऐसा मेरा आंकलन है। इसीलिए अखिलेश भी भ्रष्टाचार पे खामोश है, बाबा भी चुप है। ठीक है नासिर जी, आप बोलिएगा, रिएक्शन दीजिएगा। हिलाल अहमद नकवी भी कुछ बोलना चाह रहे हैं, लेकिन इस बीच में राज बिहारी जी को लाना चाहूंगी इस डिस्कशन में। एक पत्रकार को सुनना भी जरूरी है। राज बिहारी जी, अगर उत्तर प्रदेश की दो बड़ी पार्टी के दो सबसे बड़े चेहरे अपने लिए सबसे पहले सेफ सीट ढूंढ लेते हैं, इसे समझदारी कहेंगे या फिर चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते? नहीं, देखिए कोई भी पार्टी हो, बड़ी पार्टी हो, छोटी पार्टी हो, उनकी अपनी रणनीति होती है। हाँ। और खास तौर पे जब मुख्यमंत्री के चेहरे होते हैं तो उनका ये रहता है कि हम ऐसी सीट चुने जहां पर हमको आसानी हो और हम बाकी जगह जाके प्रचार कर सकें। तो इसी कारण जो है मुख्यमंत्री ने गोरखपुर सीट चुनी है। हाँ। और अखिलेश यादव ने करल सीट चुनी। तो करल सीट जो है ये एक तरह से समाजवादी पार्टी का गढ़ है। यहाँ लगातार समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार जीत रहे हैं, मैनपुरी का इलाका है, आसपास की सभी सीटों में समाजवादी पार्टी का दबदबा है। तो निश्चित तौर पे अखिलेश चाहते हैं कि हम चुनाव में जब यहाँ से फ्री हो जाए तो हम दूसरे जाके चुनाव में बहुत अपने सही ढंग से प्रचार कर सके, हमको और समय मिले। सभी पार्टियों का ये रहता है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि पार्टियां अपने हिसाब से रणनीति बनाती हैं जहां पे उनके नेताओं को आसानी मिले। और ये कोई मुख्यमंत्री का चेहरा उसके लिए नहीं, ये सभी कैंडिडेट जो पार्टी चुनती है उसमें ये रहता है कौन कहां से जीत सकता है, कौन कहां से विरोधी दल पे भारी पड़ेगा, ये सब गणित देखकर ही टिकट दिया जाता है। अब जितनी सीटें हो रही है सब पर यही गणित देखा जा रहा है कि कौन कहां जाति में भारी पड़ेगा, कौन कहां मजहब के आधार पर भारी पड़ेगा, कौन कहां किस आधार पर भारी पड़ेगा, उसी आधार पे जाके ये टिकट दी जाती हैं। हाँ। और सबसे बड़ी बात है कि पूरा चुनाव जो है जिस तरह से सभी पार्टियां लग रही है, पूरा चुनाव एक जातिवादी से सारी हम पूरे उत्तर प्रदेश में इस वक्त जाति सबसे बड़ी बात हो गई है। कौन जाति का नेता कहाँ चुनाव लड़ेगा, कौन जाति का नेता कहाँ लड़ेगा, सभी पार्टियां इसी तरह आधार पर टिकट बांट रही हैं। हाँ। तो ऐसे में जो मूलभूत मतलब तो क्या राज बिहारी जी आप ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जो चुनाव है वो जाति के आधार पर ही लड़ा जाएगा? जो 5 साल तक लोगों ने समस्या झेली या फिर जिस चीज में इम्प्रूवमेंट चाहती थी उन बातों का जिक्र अब नहीं होगा, कोई डिस्कशन नहीं होगा, सिर्फ जाति देखी जाएगी और चुनाव लड़ा जाएगा या फिर वोट दिया जाएगा? देखिए क्या है कि चुनाव में अभी बहुत सारे मोड़ आएंगे। हाँ। क्योंकि ये चुनाव पिछली बार जिस तरह
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पे लड़ा गया, लेकिन इस बार नरेंद्र मोदी के साथ में योगी भी हैं। पिछली बार अखिलेश यादव से पहले मुलायम सिंह यादव का नाम था, लेकिन इस बार अखिलेश यादव सबसे बड़ा चेहरा है समाजवादी पार्टी के। मुलायम सिंह यादव बहुत पीछे हैं और उनके जो साथी संगी थे वो सब इधर उधर हो गए हैं। तो बहुत ज्यादा बदलाव राजनीति में आया है और उसका असर जो है, जिस तरह से देखिए, जिस तरह से हम ये मान के चल रहे थे 2 महीना 3 महीना पहले कि बीजेपी को एक तरफा यहाँ पर फायदा मिलेगा, लेकिन जो 2-3 महीने में जो घटनाएं हुई हैं, जो दल बदल हुआ है, जो मुद्दे उठे हैं, उससे इस चुनाव में बीजेपी के सामने नई चुनौतियां पेश हो हुई हैं। ये ठीक है, समाजवादी पार्टी जहां पर पीछे मान के चल रहे थे, लेकिन कुछ कारणों से वो, लेकिन उसके कारण भी बहुत बड़े कारण जातिवादी हैं। कि ये मान के चल रहा है, जैसे ये अब चर्चा लगातार जगह जगह चर्चा मैं देख रहा हूँ आई है कि योगी राज्य में एक जाति का बड़ा फायदा हुआ है। पुलिस में, ब्यूरोक्रेसी में, जगह जगह राजनीति में एक जाति का दबदबा बढ़ा है। और जो भारतीय जनता पार्टी की दूसरी बड़ी जाति है, उस पर अत्याचार हुआ है। तो ये मुद्दा जो है, जहां पर खास तौर पे अगर बनारस के आगे की बात करें, पूर्वांचल में बात करें, तो पूर्वांचल में दोनों पार्टी के नेता, मैं जाति का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन वहां पे जातिवाद बढ़ा है। जो जिन जातियों को बीजेपी का समर्थक माना जाता है, उनमें ही ये बात उभर कर आ रही है कि एक जाति का बहुत बढ़ावा हुआ, एक जाति पर बहुत अत्याचार हुआ। और कहते हैं ना कि आपको वही परोसा जाता है जो आपको पसंद आता है। अगर उत्तर प्रदेश के लोगों के बीच में जातिवाद को लेकर, जाति के आधार पर चुनाव लड़ा जा रहा है, तो मुझे लगता है उत्तर प्रदेश के लोगों के जहन में है जाति, और जाति को ध्यान में रखकर ही वोट देने की जो कोशिश है वो अब इलेक्शंस में देखी जाएगी। जाति है जो राजनीति से जाति नहीं। नासिर जी, आप रिएक्शन भी देना चाह रहे हैं, अपनी बात भी कहिएगा और मुझे बताइएगा भी। एक के बाद एक बीजेपी से जब विकेट गिरे तब समाजवादी पार्टी बड़ी खुश थी, अखिलेश यादव बड़े चेहरे खिले हुए नजर आ रहे थे। फिर अपर्णा यादव जाती हैं, प्रमोद गुप्ता जाते हैं, उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि अखिलेश यादव ने तो नेताजी को ही बंधक बना दिया, वो क्या चुनाव लड़ेंगे, वो क्या उत्तर प्रदेश संभालेंगे। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे आरोप दोनों तरफ से ही गढ़े जा रहे हैं। नुकसान तो आपको भी होगा, इमेज तो डेंट हुई है। पिछले हफ्ते भी जब मैं आपके शो पे आया था, मैंने यही कहा था, जब आपने ये सवाल पूछा था, तो मैंने ये कहा था कि देखिए ये प्रक्रिया चलती रही, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, मगर इसमें आपको ये समझना है और आपके दर्शकों को ये देखना है कि दल में से, उनके दल से कौन जा रहा है और हमारे दल से कौन जा रहा है, कौन आ रहा है। सबसे पहली चीज एक जो मैंने आपको जवाब दिया। दूसरी चीज, इसीलिए मैंने कहा अपर्णा यादव तो घर की हैं, घर का सदस्य। नहीं, तो प्रमोद गुप्ता एक तरफ नहीं, देखिए रचना जी, एक तरफ हम पे ये लगता है आरोप की परिवारवाद, मगर आज मैं वही स्पष्ट कर दूं आपके सामने, अगर ये परिवारवाद होता तो ये तो हम उनको टिकट दे देते पहले। भाई हमारा क्या पॉइंट था, हमारा ये पॉइंट था कि हमारी इंटरनल सर्वे जो बता रही है कि उसमें अपर्णा जी नहीं जीत पाएंगे, तो अगले जी ने डिसीजन ले लिया कि आपको टिकट नहीं देंगे। अब दूसरा एक लोकतंत्र का पॉइंट है, अगर आप देंगे तो आप चलते जाए, तो हमें प्रॉब्लम थोड़ी। दूसरी चीज जो मेन बात मैं अभी बोलना चाहूंगा, जो जनता का मुद्दा है, देखिए रचना जी अभी एक सवाल उठाया आपके प्रतिनिधि ने कि जनता पे बात होनी चाहिए। मैं हैरान हूँ, या तो वो पढ़ते नहीं है या तो चश्मे लगा रखे हैं ऐसे जो दिखता है। मैं आपको बता दूं, इतने बड़े बड़े ऐलान किए हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने समाजवादी पार्टी के तहत की तरफ से। सबसे पहला ऐलान जनता का, महंगाई का था। हमने क्या बोला, हमने कहा 300 बिजली यूनिट फ्री देंगे पूरे प्रदेश में। दूसरा बड़ा ऐलान हमने कहा किसानों के लिए, महंगाई का बड़ा मुद्दा है, तो हमने कहा हम एमएसपी और हर एक जो उत्पादन है उस पर एमएसपी देंगे, ये भी अनाउंस कर दिया। तीसरी चीज हमने अनाउंस करी कि बिजली सिंचाई के लिए किसानों के लिए वो भी फ्री कर देंगे। और सबसे बड़ा मुद्दा जो कल हमने रिलीज किया, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बोला जितने भी गवर्नमेंट के अधिकारी हैं और जो कर्मचारी हैं 2005 से पहले जिनकी पेंशन थी वो अब खत्म हो गई, तो हम वापस इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो आप ये देखिए कि कितने बड़े बड़े ऐलान कर दी जनता के हित में। अभी तो आपको कुछ नहीं दिखा है मिलने को, अभी तो आप देखिए कल भी अनाउंसमेंट होने वाले हैं, परसों भी अनाउंसमेंट होने वाले हैं, और सिर्फ 4 चीजों के लिए। और सबसे बड़ा मुद्दा महिला सुरक्षा। मैं आपको बता दूं, समाजवादी पार्टी ने ये डिसीजन लिया रचना जी कि हम उन्नाव से जो
पीड़ित की उनकी जो माँ है, ठीक है। पीड़ित की जो माँ है वो ठीक है लड़ाई हम नासिर जी, माफी के साथ आपको रोक रही हूँ। नासिर जी, गेस्ट लगातार बने हुए हैं, उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर हम बात कर रहे थे। नासिर जी जल्दी से अपनी बात पूरी कर लें ताकि और गेस्ट के पास में जा सकूं। रचना जी, मैं बस इतना कहना चाह रहा था कि अभी किसी पैनलिस्ट ने आपने ये बोला कि भाई जनता के बारे में बात करना चाहिए, तो हमने इतने बड़े बड़े ऐलान किए हैं पिछले 3 से 4 दिन में कि मैं हैरान हूं कि वो पढ़ नहीं रहे, चश्मा लगा रखा है जिसमें वो दिख नहीं रहा है इनको। हमने 300 यूनिट बिजली फ्री किया, ट्रांसमिट गरीबों समाजवादी की सरकार बनती है। दूसरी चीज हमने कहा किसानों का मुद्दा, हमने कहा कि हम MSP देंगे सारी फसल पे, जो किसान का बार बार मुद्दा उठा है। तीसरी चीज हम उनकी बिजली सिंचाई के लिए बिजली फ्री देंगे। आप ये कह रहे हैं कि जो ऐलान किए गए हैं वो लोगों के हित में है, इसमें जाति या धर्म का कोई जिक्र रचना नहीं जी, है। मैं जवाब दूंगा। रचना जी, नासिर साहब को मैं जवाब दूंगा। आपको बता दूं, हाँ जी, समाजवादी पेंशन भी हाँ। जो पहले सुप्रीम कोर्ट ने जिसकी तारीफ समझ करी गई थी, मैं, आज रोज हम दिखा रहे हैं इंट्रोड्यूस न्यूज में। कर रहे हैं। हमने कहा कि हम हाँ। 1500 रुपए देंगे हर महीने। हाँ, रोज दिखा रहे हैं न्यूज में। हर पार्टी की तरफ से इसी तरह दावे और वादों की झड़ी अब फिलहाल लगा दी गई है। प्रशांत जी से मैं छोटा सा रिएक्शन ले लूं, फिर दानिश जी आप बोल लीजिएगा। प्रशांत जी, बस छोटा सा रिएक्शन मुझे उस बात पर चाहिए, जब बीजेपी के एक के बाद एक लीडर समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे थे तो आपने कहा कि ये तो ऐसी ही पार्टी है, किसी को भी ले लेती है। अब बीजेपी क्या कर रही है? देखिए रचना जी, अभी जो मेरे मित्र के समाजवादी पार्टी की घोषणाओं के विषय में उस पर बताना चाहता हूँ। देखिए, जनता को आप घोषणाएं कर दी, उससे आपका चरित्र है, आपने किस प्रकार किया है वो जनता याद रखती है। हाँ। जब आपका शासन था 12 से 17 तक, उस दौरान में भाई जब ट्रांसफार्मर फूक जाता था तो 300-300 रुपए का चंदा पूरे मोहल्लों से होता था, पूरे शहर से होता था, तब जाके 15 दिन में, महीने भर में हम ट्रांसफार्मर लगवा पाते थे। आज 24 घंटे में ट्रांसफार्मर चेंज हो जाता है अगर ट्रांसफार्मर फूकता है। आप आज 300 यूनिट फ्री देने की बात जो कर रहे हैं वो जनता कैसे यकीन करे? समाजवादी पेंशन की आप बात कर रहे हैं, 50,000 लोगों को प्रशांत जी, इसको लेकर मैंने सवाल किया ही नहीं। मैनिफेस्टो में तो बहुत बड़े वादे वादे कहे जाते हैं, वो वादे पूरे होते नहीं। ये हर पार्टी का एक तरीके से रवैया रहा है और आम लोगों ने इसे देखा भी है, झेला भी है। मैंने सवाल उसको लेकर किया था कि अपर्णा यादव, प्रमोद गुप्ता, प्रियंका मौर्य, ऐसे कई लीडर्स एक के बाद एक शामिल हो रहे हैं, जबकि आप दूसरी पार्टी पर सवाल उठा रहे थे। दानिश कुरैशी जी, 20 सेकंड में अपना रिएक्शन आप दे दें, मुझे वाइंड अप करना है। ये थोड़ा सा 5 सेकंड और बढ़ा देगा। सुनिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात ये बता दूं कि अभी जो नासिर साहब थे वो ये कह रहे हैं कि हम सरकार में आएंगे तो ये करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे। मेरा बेसिक सवाल ये है कि आपने 5 साल, पौने 5 साल विपक्ष में क्या किया? तो इसका इनके पास कोई जवाब नहीं। अरे जब आप आएंगे तब करेंगे, तब की बात और है, लेकिन अभी का तो परफॉर्मेंस दिखाना था। दूसरी सब में बड़ी बात मुझे ये जानना है कि अखिलेश यादव जी की वो कौन सी मजबूरी थी जो उन्हें खुले में आके ये कहना पड़ा कि बीजेपी से अब किसी नेता को मैं नहीं लूंगा। याद रखिए, अगर कोई एससी, कोई ओबीसी नेता जो बीजेपी की आइडियोलॉजी में घुटन महसूस कर रहा था वहां पर, और वो कहीं अगर ट्रांसफॉर्म होकर आ रहा था, तो वो कौन सी मजबूरी है? यही मैं कहता हूं कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, अगर आप नेतागण को नहीं लेना चाहते तो लगे हाथ ये भी कह देते कि उत्तर प्रदेश में जिन लोगों ने भाजपा को वोट दिया वो इस बार मुझे भी वोट ना दे। तो वो वोट तो चाहते हैं उस अवाम का जिन्होंने पिछली बार शायद भाजपा को वोट दिया। वोट तो सबसे ज्यादा कीमती इस वक्त सभी पार्टियों के लिए है। ऐसा तो कह नहीं सकते, ऐसे तो कोई भी पार्टी के प्रवक्ता नहीं कह सकते। ये तो बड़ा क्रूशियल टाइम चल रहा है। एक वोटर को नाराज तो कोई पार्टी का नेता करेगा नहीं ना। वो मीम्स आपको याद होंगे ना जो सोशल मीडिया पर वायरल रहते हैं। वोटर इस वक्त कौन है? वोटर भगवान है हर पार्टी के लिए। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रशांत जी, हिलाल अहमद जी, नासिर सलीम जी, दानिश कुरैशी जी और राज बिहारी जी, इस डिस्कशन में आप लोग रहे और उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उत्तर प्रदेश की चुनाव की लड़ाई जैसे जैसे और वक्त करीब आ रहा है वैसे वैसे और ज्यादा दिलचस्प होती हुई नजर आ रही है। अब अखिलेश यादव भी अपने पत्ते खोल चुके हैं, उधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी टक्कर देने के मूड में है। 2 बड़े लीडर्स चुनावी मैदान में उतर चुके हैं और सबसे ज्यादा हॉट टॉपिक राजनीति में इस बार विधानसभा चुनाव में यही रहने वाला है। वक्त